नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम सर्च लाइट पे। यहाँ पर हम आज प्रिपरेशन शुरू कर रहे हैं बिहार एसएससी के इंटर लेवल एग्ज़ाम की, जहाँ पर हम रीजनिंग के क्वेश्चंस देखेंगे। आज डे 1 का मॉक टेस्ट है ये रीजनिंग का। तो इस वीडियो में आपको कुछ बेसिक क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, कुछ स्टैंडर्ड क्वेश्चंस भी होंगे और इन क्वेश्चंस को किस तरीके से सॉल्व करना है ये भी काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन करूँगी मैं इस वीडियो के अंदर, ताकि जो नए बच्चे हैं जिन्होंने अभी अभी अपनी प्रिपरेशन शुरू की है वो भी बच्चे इन क्वेश्चंस को करके मोटिवेट हो सकें और काफ़ी अच्छे से उन्हें समझ में आई ये सभी क्वेश्चंस। तो नमस्कार, मैं हूं सोनाली परमार। शुरू करते हैं आज का वीडियो। क्वेश्चन नंबर 1 आपकी स्क्रीन पर है। इस प्रकार के क्वेश्चंस को एनालॉजी के क्वेश्चंस कहते हैं और इन क्वेश्चंस का काफ़ी वेटेज होता है। किसी भी आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम में देख लें, एनालॉजी के क्वेश्चंस आपको अच्छे खासे वहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। तो आपके पास इसी तरीके का एक क्वेश्चन है यहाँ पर एनालॉजी का। क्वेश्चन कहता है, मुगल जिस प्रकार से हिस्ट्री से संबंधित हैं, मुगल्स जो हैं वो हिस्ट्री से संबंधित हैं, तो रिवर्स किससे संबंधित होंगे ये आपको बताना है। आपकी ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर है। करेक्ट आंसर आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। आप एक ही कमेंट में सभी क्वेश्चन के आंसर दे सकते हैं। इस तरीके से आप अपने आंसर्स को भी चेक कर पाएंगे और आपके सभी आंसर्स एक ही जगह आपको दिखाई दे जाएंगे। तो इस क्वेश्चन के लिए जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन ए हो जाएगा, ज्योग्राफी। जो नदियां हैं वो भूगोल से संबंधित होती हैं, तो पॉइंट नंबर 1 यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं। दूसरा क्वेश्चन, ये भी क्वेश्चन एक एनालॉजी का क्वेश्चन है। एनालॉजी में ना कई बार देखिए, जैसे हमने पिछला क्वेश्चन देखा, यहाँ पे तो दो चीज़ों के बीच में रिलेशन, वर्ड्स के बीच में रिलेशन था। कई बार ना अल्फ़ाबेट्स दे दिए जाते हैं, जैसे यहाँ पर आपको अल्फ़ाबेट वाले दे रखे हैं। तो अब आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करना होगा। अब आप इसमें रिलेशन फाइंड आउट किस प्रकार से करोगे? देखो, जब भी अल्फ़ाबेट वाले क्वेश्चन है एनालॉजी में, तो सबसे पहला ये काम करना होता है कि वो किस पोजीशन पे आते हैं ना, वो पोजीशंस लिख दीजिए आप, ताकि आपको उन क्वेश्चन को सॉल्व करने में फिर आसानी हो। जैसे कि ए 1 बार में आ जाता है, डी 4 बार में आता है और एच आता है 8 बार में। हमने ये लिख दिया। आई जो है वो 9 बार में आता है, एल आता है 12 बार में और पी आता है 16 बार में। इसी तरीके से जी, जे और एन है, तो इसकी भी नंबरिंग कर दीजिए। तो जी आता है हमारा 7 बार में, जे आता है 10 बार में और एन आता है 14 बार में। किस तरीके से याद रखना है वो भी मैं आपको ट्रिक बता देती हूँ अभी इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के बाद। अच्छा, अब इन दोनों के बीच में आप डिफरेंस देखो। 1 और 9 दे रखा है, कितने का डिफरेंस है? 8 का डिफरेंस है। 4 और 12 है, यहाँ पे दोबारा से 8 का डिफरेंस है। 8 और 16 है, दोबारा से 8 का डिफरेंस है। तो बस हमें अब कुछ नहीं करना है, हमें पता लग गया कि इनके बीच में 8 का डिफरेंस है। अब सब में 8 ऐड करते जाओ। देखो, ये 7 है ना, 7 में आप 8 का ऐड कर लो, कितना आ जाएगा आपके पास? 15 आ जाएगा ना। अब 15 नंबर पे कौन सा अल्फ़ाबेट आता है? 15 नंबर पे आता है ओ, तो आपका यहाँ पर ओ आ गया। अब 10 में दोबारा से आप 5 ऐड कर लो, 8 ऐड कर लो। 10 के अंदर अगर आप 8 करोगे तो 18 हो जाएगा और 18 नंबर पे क्या आता है? आर आता है। अब देखिए, यहीं पर ये क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया। कुछ क्वेश्चंस को पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं होती है, क्वेश्चन सॉल्व भी करते रहिए। एक बार ऑप्शंस पे भी आप देखते रहें कि ऑप्शंस क्या हैं, तो आप बहुत जल्दी अपने क्वेश्चंस को करके अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाएंगे। ठीक है, और नेक्स्ट चलिए 14 में भी ऐड करके बता देती हूँ। 14 में जब आप ऐड 8 करोगे तो आपके पास 22 आ जाएगा। 22 नंबर पे क्या आता है? वी आता है। करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन बी। ठीक है, जब भी इस प्रकार का क्वेश्चन है तो सबसे पहले इनकी नंबरिंग कर दीजिए, इनकी पोजिशन की। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। अब ये इस तरीके के जो क्वेश्चन है ना, जो ये 3 क्वेश्चन देख रहे हो, कई बार आपको लग के देखते ही सॉल्व हो गया, लेकिन जब आप इसे ध्यान से देखोगे ना तो आपको पता लगेगा कि इस क्वेश्चन में एक अलग ही नया गेम चल रहा है। देखो किस तरीके से मैं आपको बताती हूँ। पहले आप एक बार सॉल्व करने की कोशिश करो इस क्वेश्चन को। कुछ लोग ये सोचेंगे कि डी जो है ना वो डब्ल्यू का उल्टा है, बिल्कुल उल्टा है। और जी और टी जो है ना, आपस में एक दूसरे की इनकी जो पोजीशन होती है ना, बिल्कुल रिवर्स होती है, एक दूसरे के बिल्कुल उलट। लेकिन टी और एफ में तो कोई ऐसा रिलेशन ही नहीं है, तो आप ये ऑपोजिट वाला रिलेशन लगा के इस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर सकते हो। तो क्या करोगे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए? दोबारा से वही जो मैंने आपको बताया, सबसे पहले इनकी नंबरिंग कर दीजिए। ठीक है, तो इससे आपको पता लग जाएगा कि होने क्या वाला है। तो देखिए, जो डब्ल्यू है ना वो 23 नंबर पे आता है और डी आता है 4 नंबर पे। मैं नीचे ऊपर लिख रही हूँ। जो टी है ना वो 20 नंबर पे आता है और एफ कितने नंबर पे आता है? एफ आता है हमारा 6 नंबर पे। क्या यहाँ तक आप सभी को पता लग रहा है कुछ? यहाँ पे आप देख रहे हो 2 का डिफरेंस है और यहाँ पर 3 का डिफरेंस है, तो कुछ ऐसा ही यहाँ पर भी हो रहा होगा। तो ये जब 20 है तो 20 में से 3 जाएगा तो हमारे पास 17 बचेगा और 17 नंबर पे क्या आता है? क्यू आता है। क्लियर? तो क्यू हो गया। ठीक है, अभी 2 ऑप्शंस में आपको आगे में क्यू दिखाई
दे रहा है। अब आगे सॉल्व करते हैं। यहाँ पर 2 का डिफरेंस है, ये 4 टाइम्स में था, ये 6 बार में आ गया था। जी जो है वो 7 बार में आता है, तो 7 में जब आप 2 ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा 9, और 9 नंबर्स पे क्या आता है आई आता है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, क्यू और आई इसका करेक्ट आंसर। देखो अब थोड़ा सा मैं ट्रिक बता देती हूँ कि किस तरीके से आपको याद रखना है। कुछ नंबर्स के बताते हुए चलूँगी ना तो आपको सारे याद भी हो जाएंगे। देखिए क्यू जो होता है ना, क्यू कुछ लोग ऐसे लिखते हैं, लिखते हो ना क्यू इस तरीके से, तो क्यू क्यू जो बहुत दूर आता है ना ABCD में, तो हम ना इसमें ना 1 अपने आप से आगे ऐड कर लेते हैं। तो क्यू जो होता है ना वो हमेशा कितने नंबर पे आता है 17 नंबर पे आता है, याद रखिएगा। आई कुछ लोग ना इस तरीके से लिखते हैं, आई एम अ डॉक्टर या फिर आई एम इंडियन, इस तरीके से आई लिखते हो ना, तो ये 9 का सिंबल जैसा लगता है। तो 9 जो आई जो है ना वो 9 टाइम्स में आता है। ABCD जब आप स्टार्टिंग से लेफ्ट साइड से गिनते जाएंगे ना तो 9वें नंबर पे जो आएगा वो आई होता है। एक और चीज़ मैं आपको बता दूं कि डब्ल्यू जो होता है ना वो 3 की तरह दिखाई देता है कि नहीं, उल्टा 3 होता है ना डब्ल्यू। किसी भी कॉपी को ऐसे पलट के देख लेना, जो डब्ल्यू होता है ना वो 3 की तरह दिखाई देता है, और डब्ल्यू बहुत पीछे आता है, तो इसको इसीलिए हम याद करते हैं कि डब्ल्यू जो है वो 13 नंबर पे आता है। क्लियर। अब एम भी 3 की तरह दिखाई देता है, तो एम जो है वो 13 नंबर पे आता है, और डब्ल्यू जो है वो 23 नंबर पे आता है, याद रखना। ठीक है। एच भी बता देती हूँ मैं, थोड़ा सा स्पेस यहाँ पे खाली कर लूँ, फिर आपको एच बता देती हूँ, और जी भी बता देती हूँ। चलिए जी कैसे लिखते हैं आप, ऐसे लिखते हैं क्या, ये 7 दिखाई दे रहा है, जी 7 बार में आ जाता है। एच की बात कर लेते हैं अब। एच जो है ना, आजकल जो डिजिटल घड़ी आती है, वॉच आता है, उसके अंदर 8 इस तरीके से ही तो लिखा होता है, तो एच जो होता है ना वो 8 बार में आता है। इतना आप याद रखिए, फिर आगे हम और आपको याद करा देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है। ये क्वेश्चन तो लग रहा होगा कि बस क्वेश्चन सॉल्व, नहीं, थोड़ा सा ध्यान दो। देखो यहाँ पर सीधे दिखाई दे रहा है कि मल्टीप्लाई बाय में 3 है, लेकिन 64 में जब आप 3 से मल्टीप्लाई करोगे ना वो ऑप्शन ही नहीं दिया हुआ है। ये क्वेश्चन किस तरीके से सॉल्व होगा, ये क्वेश्चन थोड़ा सा घुमाया है आपको। यहाँ पे 3 का स्क्वायर और इसको 3 का क्यूब दे रखा है, वैसे ही जो 64 है ना ये 8 का स्क्वायर है, तो अब आपको ना 8 का क्यूब ढूंढना पड़ेगा, तब ये करेक्ट आंसर कर पाओगे आप इसे। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ना 8 का क्यूब कितना होता है 512, करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। आगे बढ़ें क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5, ये सीरीज को कंप्लीट करना है आपको। किस तरीके से करोगे, देखो जो ताश के पत्ते होते हैं ना, जब वो 52 होते हैं नंबर्स में, तो उन्हें हम ना डेक कहते हैं, और उस डेक में 4 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, एस, किंग, क्वीन और जैक। ठीक है, तो करेक्ट आंसर जो होगा ना ऑप्शन ए हो जाएगा, जैक। आगे बढ़े, इस तरीके के क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं। ये है क्वेश्चन नंबर 6। यहाँ पर भी सीरीज को कंप्लीट करना है। अल्फ़ाबेट दे रखा है, तो सबसे पहला अपना ड्यूटी और फ़र्ज़ निभाइए, इनकी नंबरिंग कर दीजिए। कुछ लोगों को तो नंबर्स याद हो गए होंगे, अब कुछ के मैं बता दूंगी। देखिए बी जो है वो हर बार 2 टाइम्स पे लिख दीजिए, ये आता है 4 टाइम्स में। डी और जेड कितने बार में आता है 26 बार में। जी अभी मैंने याद कराया 7 बार में। और डब्ल्यू 23 बार में, बहुत पीछे आता है ना। अब के कितने बार में आता है, के आता है हमारा 11 बार में, और एस आता है 19 बार में। आगे वाला नंबर हमें फाइंड आउट करना है। क्लियर। अब कुछ चीज़ें देखते चलते हैं हम। यहाँ पर देखो, चलो बी और डी में कितने का डिफरेंस है 2 का, और डी और जी में कितने का 3 का, और जी और के बीच में कितने का 4 का। तो के जो है और आगे वाले नंबर्स के बीच में कितने, आगे वाले अल्फ़ाबेट के बीच में कितने का डिफरेंस होगा 5 का। तो ये 11 है ना, इसमें आप 5 ऐड करो, कितना आ जाएगा 16। और 16 नंबर पे क्या आता है, पी आता है। यहाँ पर लिख के रख देते हैं साइड में, क्योंकि 2 ऑप्शंस में पी दिख रहा है, ये दोनों ऑप्शंस तो हो ही नहीं सकते हैं अब। ठीक है, अब आगे देखते चलते हैं। अब नीचे वाला जो ये है ना बी वाला, इसकी बात करते हैं। तो ये 2 है और ये है यहाँ पे 26, कितने का डिफरेंस है, बीच में एक ए गायब है ना। उल्टी गिनती गिनना शुरू कर दो। यहाँ पर कितने का डिफरेंस दे रखा है, यहाँ पर दे रखा है आपको सीधे 3 का डिफरेंस, और के और एस के बीच में कितने का डिफरेंस दे रखा है, यहाँ पर दे रखा है आपको 4 का डिफरेंस। तो 19 में से 5 को माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 14, और 14 नंबर पे क्या आता है भाई, 14 नंबर पे आता है एन। तो करेक्ट आंसर जो है ना ऑप्शन सी हो जाएगा, पी और एन। देखिए एम मैंने अभी आपको याद कराया था कि एम जो है वो 13 नंबर पे आता है, तो एम के जस्ट बाद ही एन आता है, तो याद रखिएगा कि एन जो होता है वो 14 नंबर पे आता है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन करें। ये भी कंप्लीट द सीरीज का क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है। थोड़ा सा आप इसको पहले करने की कोशिश कीजिए, फिर हम करते हैं एक साथ। ये जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, कंप्लीट द सीरीज का, डिफरेंस
फाइंड आउट करके देख लो सबसे पहले, क्योंकि डिफरेंस यहाँ पर दिखाई दे रहा है ईजिली। तो यहाँ पर इन दोनों के बीच में 50 का डिफरेंस है, क्योंकि 130 में से 80 जाएगा 50 बचेगा, सीधे दिखाई दे रहा है। यहाँ पे 60 का डिफरेंस है और यहाँ पर ये 60 ही और ये 10, ये 70 का डिफरेंस है। तो यहाँ पर कितने का डिफरेंस होना चाहिए? 80 का डिफरेंस होना चाहिए। तो इसका जो आंसर होगा ना वो 340 हो जाएगा। क्लियर? आगे बढ़ जाएं। कंप्लीट द सीरीज का एक और क्वेश्चन आपके सामने। कंप्लीट द सीरीज भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी तरीके से क्लासिफिकेशन भी पूछा जाता है। आने वाले डेज में ना हम सभी टाइप के क्वेश्चंस करेंगे और एक एक पर्टिकुलर टॉपिक पे भी वीडियो लेकर के आएंगे। कंप्लीट द सीरीज देखिए, इस क्वेश्चन को एक बार आप सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। इस क्वेश्चन में नंबरिंग करके कोई फायदा नहीं, क्योंकि दिखाई दे रहा है कि सभी एक दूसरे के आगे वाले ही नंबर है, कंसिक्वेंट अल्फ़ाबेट दे रखी हैं, तो नंबरिंग नहीं भी करेंगे आप तो भी चलेगा। देखिए एच के बाद आई आता है, सभी को पता है, लेकिन आई और एम के बीच में कितने का डिफरेंस है? आई, जे और के, और आई दे रखा है, जे के एल, ये 3 नहीं है यहाँ पे, एम दे रखा है, ठीक है, एन दे रखा है, ओ पी और क्यू नहीं दे रखा है, फिर आर और एस दे दिया। तो आगे इन्हें क्या देना चाहिए? आगे इन्हें देना चाहिए टी यू भी, और बच जाएगा हमारा क्या? डब्ल्यू और एक्स। डब्ल्यू एक्स करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। आई आता है हमारा यहाँ पे कितने बार में? 9 बार में। एम कितने बार में आता है? 13 बार में। कितने का डिफरेंस है भाई? यहाँ पे 4 का डिफरेंस है। तो 4 का डिफरेंस करके भी कर सकते थे इस क्वेश्चन को, या फिर इस तरीके से बीच में लिख के भी हो जाएगा ये क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट एक और क्वेश्चन, सिटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन है। अच्छे क्वेश्चंस इस पे बनते हैं एग्जाम में, और ये क्वेश्चन अमूमन दिखने में थोड़े से लंबे होते हैं, तो बच्चों को लगता है कि ज़्यादा टाइम ले लेगा, लेकिन ये क्वेश्चन होते बहुत आसान है। क्वेश्चन नंबर 9 पढ़िए एक बार, वीडियो पॉज करके पढ़ लीजिए। 5 स्टूडेंट्स हैं, पी क्यू आर एस एंड टी बेंच पे बैठे हुए हैं। Q is to the left of P and right of T. S is at extreme right end and R is at the left of S. Who is sitting third from the left? इस तरीके के क्वेश्चंस में जहाँ पर भी नहीं बताया है कि उनका फेस किस तरफ है, हम हमेशा कंसीडर करते हैं कि उनका फेस किस डायरेक्शन में है? नॉर्थ डायरेक्शन में। हमेशा याद रखिएगा कि जब क्वेश्चन में आपको नहीं बताया हो कि किस तरफ फेस है, तो हम हमेशा नॉर्थ डायरेक्शन को कंसीडर करके चलते हैं। और सिटिंग अरेंजमेंट के क्वेश्चंस को ना, क्वेश्चन को पढ़ते के साथ ही सॉल्व करना शुरू किया करो। क्वेश्चन पढ़ा और साथ के साथ ही सॉल्व करेंगे। ये नहीं जो एक बार पूरा पढ़ लिया फिर दूसरी बार पढ़ रहे हैं, तो नहीं हो पाएगा। क्वेश्चन को पढ़ते जाइए और क्वेश्चन सॉल्व करते जाइए। जैसे यहाँ पर बोला है कि Q इज टू द लेफ्ट ऑफ P, Q जो है वो P के लेफ्ट में बैठा है, तो P यहाँ पर होगा तभी उसके लेफ्ट में Q है। और ये और क्या कह रहा है कि राइट ऑफ T, T के राइट में, तो T यहाँ पर जरूर होगा तभी उसके राइट में Q बैठ पाया है। नेक्स्ट ये क्या कहता है कि S जो है वो एक्सट्रीम राइट एंड पे, एक्सट्रीम राइट एंड मतलब बिल्कुल राइट पे ही है, तो S को मैंने यहाँ पे बिठा दिया। और R जो है वो S के लेफ्ट में बैठा है, तो R जरूर यहाँ पर बैठा होगा, क्योंकि और कोई पोजीशन बचती नहीं है। 5 व्यक्ति थे, 5 व्यक्ति बैठ चुके हैं, तो R यहीं पर बैठेगा। अब बताना है आपको यहाँ पर कि लेफ्ट से 3rd नंबर पे कौन बैठा है। तो लेफ्ट से 3rd नंबर पे कौन बैठा है? P बैठा है। देखिए P ऑप्शन यहाँ पर नहीं दे रखा है, ये टाइपिंग में मिस्टेक है। करेक्ट आंसर ऑप्शन ए को कर लीजिए, इसको मैंने T को P बना दिया, ठीक है। तो 3rd नंबर पे कौन बैठा है? लेफ्ट से 1, 2 और ये तीसरा व्यक्ति P बैठा है। करेक्ट आंसर हो गया। आगे बढ़े। क्वेश्चंस अच्छे आते हैं, आप अगर ध्यान से सॉल्व करेंगे तो आपसे सभी क्वेश्चंस हो जाएंगे। एक ये क्वेश्चन है डिक्शनरी वाला क्वेश्चन। ये क्वेश्चन में अगर आप लिख के करोगे काफ़ी टाइम जाएगा, इसको एलिमिनेट करते चलो तो ये क्वेश्चन इजीली हो जाता है, अच्छे से हो जाता है। कैसे करना है इस क्वेश्चन को? देखिए टी सब में दे रखा है, ठीक है, ई सब में है, एम सब में है। अब हमें जो है इसके 4th लेटर को देख के चलना है। तो सबसे पहले यहाँ पर तो ये जो 4th लेटर है इसका, ये है ई, और बाकियों में दे रखा है पी। तो 4th लेटर फर्स्ट पोजीशन वाले की, फर्स्ट की तो पोजीशन हो गई कि सबसे पहले जिसमें 1 है वही करेक्ट है, तो ये दोनों ऑप्शन कट जाते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास 4th लेटर की बात हो गई। अब 5th लेटर पे चलते हैं, क्योंकि बाकी में चारों में ही पी दे रखा है। 5th लेटर पे देखिए यहाँ पर ओ है, यहाँ पर ई है, यहाँ पर ई है। क्लियर? तो ओ तो ऑब्वियसली पीछे आएगा, यहाँ पर दोनों में ई दे रखा है, तो दोनों की ई को करेक्ट मानते हुए उसके अगले लेटर को देखो, दोनों में आर है। इसके बाद देखते हैं तो 4th पोजीशन, ये जो है ना यहाँ पर ए दे रखा है और यहाँ पर दे रखा है आपके पास में ई, तो ए पहले आता है ई से, तो सबसे पहले हमारा 4th हो गया। इसके बाद अब दोबारा देखिए तो यहाँ पर ओ है, कौन सी पोजीशन पे? 4th पोजीशन पे।
और यहाँ पर क्या है, इसके बाद में आता है हमारे पास ई और डी, तो करेक्ट क्या हो जाएगा, यहाँ पर 3 हो जाएगा और यहाँ पर आ जाएगा 2 वाला, तो करेक्ट आंसर यहाँ पर ए हो जाएगा 1 4 3 2। क्लियर। नेक्स्ट देखें, अब ये 11 नंबर का क्वेश्चन है। इस तरीके के क्वेश्चन जब भी आए तो सबसे पहले जो लेटर दिया हुआ है उसके नंबर उस सिंबल, उसके नीचे उस सिंबल को लिखते जाइए। जैसे एस यहाँ पर मल्टीप्लाई को डिनोट कर रहा है, तो जहाँ पर भी एस है उसको मैं मल्टीप्लाई लिख देती हूँ। फिर बोला जा रहा है वी जो है वो सब्ट्रैक्ट को डिनोट कर रहा है, सब्ट्रैक्ट कर दिया। एम जो है वो ऐड को डिनोट कर रहा है, ऐड कर दिया। और एल जो है वो डिवाइडेड बाय को डिनोट कर रहा है, मैंने डिवाइडेड बाय का साइन लगा दिया। अब ये क्वेश्चन कितना ईजी हो गया है, देखते ही सॉल्व हो सकता है। किस तरीके से, देखिए 12 से जब आप 96 को डिवाइड करोगे आपके पास 8 आ जाएगा, 8 इंटू 7 यहाँ पर, और इसमें से माइनस का 49 है और प्लस का 39 है, ऑब्वियसली माइनस होने वाला है, यहाँ पर 39 कर आ गया। इसके बाद क्या ये हो गया 56, 56 में से जब 39 जाएगा कितना आंसर आ जाएगा आपके पास 17। करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो गया। सिंपल। जब भी इस तरीके का क्वेश्चन है सबसे पहले सिंबल को चेंज करो, पढ़ते जाओ, चेंज करते जाओ, बहुत ही टाइम भी बचेगा और क्वेश्चन अच्छे से हो जाएगा। 12 नंबर का क्वेश्चन, इंसर्ट द मिसिंग नंबर। मिसिंग नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और इन क्वेश्चंस में ना रिलेशन आपको फाइंड आउट करना होता है। इन नंबर्स के बीच में कोई ना कोई रिलेशन दे रखा होता है जिससे क्वेश्चन सॉल्व होने वाला है। और जब भी देखिए मिडिल वाला नंबर नहीं है, यानी कि जो बाहर के तीनों नंबर्स हैं ना, इन्हीं से कुछ ना कुछ करके इस नंबर को 21 लाया गया है। कुछ देख के इस क्वेश्चन को आपको लग रहा है क्या कि कुछ स्क्वायर वाली बात है? बिल्कुल। देखिए ये 8 का स्क्वायर है, ये 6 का स्क्वायर है, ये 7 का स्क्वायर है। और जब हम इन्हें आपस में ऐड करते हैं ना, 8 7 और 6 को जब आप ऐड करोगे, देखो 8 और 6 हो गया 14 और 14 और 7 21। क्लियर दिखाई दे रहा है? यहाँ पर भी वही है। तो अब तो ये क्वेश्चन और इजी हो गया। ऐड कर लीजिए सबको, कितना आ जाएगा 30 आ जाएगा। करेक्ट आंसर 30 है, ऑप्शन बी। क्वेश्चंस अच्छे हैं, सॉल्व करते जाएंगे सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। एक ये क्वेश्चन देखो, ये रिलेशनशिप वाला है। इंट्रोड्यूसिंग वाला क्वेश्चन इसलिए हार्ड हो जाता है ना क्योंकि उसमें वो इंसान खुद को कंसीडर नहीं कर रहा होता है, लेकिन आपको उस इंसान को कंसीडर करके आंसर देना है, इसलिए थोड़ा सा ये क्वेश्चन ट्रिकी होता है। तो मैं इसको बता देती हूँ कैसे करना है। आने वाले वीडियोज़ में हम डिफरेंट टाइप्स के रिलेशन वाले क्वेश्चन भी लेकर के आएंगे। यहाँ पर क्वेश्चन है, इंट्रोड्यूसिंग अ बॉय, अमर सेड ही इज द सन ऑफ माई मैटरनल ग्रैंडफादर्स सन, हाउ इज दैट बॉय रिलेटेड टू अमर। एक लड़के को इंट्रोड्यूस करते हुए अमर कहता है कि ये जो लड़का है, ये जो बॉय है, ये मेरे मैटरनल ग्रैंडफादर के बेटे का बेटा है। आपके मैटरनल ग्रैंडफादर कौन हुए? आपके नाना जी। आपके नाना जी के बेटे कौन हुए? आपके मामा जी। और आपके मामा जी का बेटा आपका क्या लगता है? कज़न लगता है। ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन डी जो है कज़न, ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इस क्वेश्चन को रिलेशन पे, रियल लाइफ की रिलेशन पे बैठा के जब करोगे ना, तब इस तरीके के क्वेश्चंस बहुत इजीली हो जाते हैं। 14 नंबर का क्वेश्चन है, मिरर प्लेस कर रखा है और इस क्वेश्चन का आंसर देंगे आप सभी। जब भी इस तरीके का क्वेश्चन है तो इसका बिल्कुल रिवर्स इमेज आपको ढूंढना होता है, बिल्कुल ऑपोजिट। जो भी इसका ऑपोजिट होगा ना वही करेक्ट आंसर होगा। देखो कैसे, इसका ऑपोजिट यहाँ पे कलर्ड आना चाहिए था, बिल्कुल यहाँ पे कलर्ड नहीं है, इसको काट दीजिए। और ये इस तरीके से दे रखा है, तो जो हमारा इमेज में करेक्ट आंसर का होगा ना वो इस तरीके से दिया होगा, तो ये भी नहीं हो सकता है। अब तो ये भी कैंसिल हो गए, बचते हैं ये दोनों। और ये होगा नहीं क्योंकि देखिए यहाँ पर एक ही आधा है और इसमें दोनों तरफ पूरा पूरा कलर कर दिया, तो करेक्ट आंसर क्या हो गया? ऑप्शन 3 हो गया। एलिमिनेट करो, आंसर आता है। ठीक है, ऑप्शन 3 इसका करेक्ट होगा। 14 नंबर का क्वेश्चन, एक पीस ऑफ पेपर है जिसको फोल्ड किया फिर पंच कर दिया। अब बताना है कि पंच करने के बाद ये जब पेपर खुलेगा तो कैसा दिखेगा। झालर बनाते हो ना बचपन में, सभी झालर बनाए होंगे, बस कुछ कुछ ऐसा ही क्वेश्चन आ गया आपके सामने। पहले इस पेपर को इस तरीके से अंदर की तरफ फोल्ड किया गया और फिर ये जो शेप निकल करके आई इसको अब इस तरीके से फोल्ड कर दिया और इस तरीके से फोल्ड करने के बाद ये 2 पंच कर दिया। अब क्या करिए, इस पेपर को ओपन करते चलते हैं, तो ये ऐसे ओपन होगा, यहाँ पर 2 पंच हमें दिखने चाहिए। इसके बाद ये जो इस तरीके से आया था ये यहाँ पर जाएगा, तो यहाँ पर भी ऐसे पंच अब आपको दिखना चाहिए। अब ऐसा जो भी इमेज दिख रहा है ना वही करेक्ट इमेज है। ऑप्शन 3 है वो करेक्ट है। करेक्ट। बढ़े आगे। 16 नंबर का क्वेश्चन,
वेन डायग्राम का क्वेश्चन है। इस तरीके के क्वेश्चन में आपका जो क्लास दे रखा होता है उसका रिलेशनशिप आपको डायग्राम के साथ बताना होता है। डायग्राम आपके सामने है, देखिए। सबसे पहले तो एशिया दे रखा है ना, फिर इंडिया दे रखा है, तो एशिया के अंदर इंडिया है, बिल्कुल सही बात है। और इंडिया के अंदर है अपना दिल्ली, दिल्ली भी आ गया। लेकिन अमेरिका जो है ना वो एशिया के अंदर नहीं है, अमेरिका एशिया से बाहर है। तो इस तरीके का जो भी इमेज होगा करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन 2 यहाँ पर करेक्ट है। आने वाले दिनों में बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन वेन डायग्राम के आपको दिखेंगे हमारे ही चैनल पे, तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 17 है अब फाइंड ऑड वन आउट। आपको यहाँ पर जो भी ऑड है उसको फाइंड आउट करना है कि क्या ऑड दे रखा है। जब भी ऑड वन आउट का क्वेश्चन आए सबसे पहले स्क्वायर देखेंगे, फिर क्यूब देखेंगे, प्राइम नंबर्स देखेंगे, नॉन प्राइम नंबर्स देखेंगे, इसके बाद आप मल्टीपल्स की तरफ जाएंगे। ठीक है, ये सीरीज होता है चेक करने का। सबसे पहले स्क्वायर में चेक किया जाता है, फिर क्यूब में, फिर उसको प्राइम नंबर चेक कीजिए, नॉन प्राइम नंबर उसमें क्या है वो चेक कीजिए। इसके बाद आपको जाना होता है मल्टीपल्स की तरफ कि क्या किसी के कोई 3 नंबर ऐसे तो नहीं है जो एक ही नंबर के मल्टीपल हों। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 17 एक बार आप सभी ट्राई करें क्वेश्चन को सॉल्व करने की। फर्स्ट स्टेज में ही ये क्वेश्चन हो जाता है जब आप स्क्वायर देखते हो। देखो 361 जो है ना 19 का स्क्वायर होता है, 289 17 का स्क्वायर होता है, 225 15 का स्क्वायर होता है, लेकिन 216 किसी का स्क्वायर ही नहीं होता है। तो ऑप्शन डी करेक्ट हो गया, 216। आगे बढ़े, दोबारा से आपके पास ऑड वन आउट का एक क्वेश्चन कीजिए, इसको सॉल्व। नंबर दे रखा है आपको 57, 87, 131 और 133। क्या हो जाएगा ये क्वेश्चन? इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है ना वो आपको थर्ड स्टेज में मिलेगा जब आप प्राइम और नॉन प्राइम नंबर देख रहे होंगे। ऑप्शन सी यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। देखो किस तरीके से 57 जो है ना वो 3 के टेबल में आता है, देख लेना। 87 भी आता है टेबल्स में और 133 भी आता है। 131 जो है ये किसी में भी नहीं आता है, ये एक प्राइम नंबर है, बाकी सभी नॉन प्राइम नंबर है, इसीलिए जो सही जवाब होगा वो 131 हो जाएगा। ये होगा बिल्कुल करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 18 के लिए। आगे बढ़ जाते हैं अब क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। ये डायरेक्शन वाला क्वेश्चन है। डायरेक्शन वाले क्वेश्चन को क्वेश्चन पढ़ते चलो, डायग्राम बनाते चलो, क्वेश्चन अपने आप हो जाएगा। देखो क्या है इस क्वेश्चन के अंदर। जो भी लोग नए हैं, अभी नई नई प्रिपरेशन शुरू की है, ये वाला डायग्राम सबसे पहले ड्रॉ कर लिया करो जब भी डायरेक्शन का क्वेश्चन आए। ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ। जब आप ईस्ट में खड़े होते हो, ईस्ट की तरफ मुंह करके खड़े होते हो, तो आपका जो लेफ्ट है वो इस तरफ आता है और आपका राइट आता है इस तरफ। अब इसको घुमाते चलो, तो जब आप नॉर्थ में जाओगे लेफ्ट यहाँ पर हो जाएगा, राइट यहाँ पर हो जाएगा। जब आप वेस्ट की तरफ आओगे आपका लेफ्ट इस तरफ, राइट इस तरफ। इसी को ना अपना ऐसे एंटी क्लॉकवाइज घुमाते चलिए। ठीक है, और जब आप साउथ की तरफ देख रहे होंगे तो आपका लेफ्ट होगा इस तरफ और आपका राइट जो होगा वो हो जाएगा इस तरफ। क्लियर? मैंने उल्टा बना दिया है, तो इतना बना लेना साफ साफ अपनी किसी कॉपी के अंदर। आई होप कि आप सभी ये क्वेश्चंस किसी कॉपी में ही सॉल्व कर रहे होंगे हमारे साथ। अब क्वेश्चन को पढ़ना शुरू करते हैं। अमर मूव 20 किलोमीटर्स ईस्ट इन द कार फ्रॉम हिज होम टू रीच हॉस्पिटल। हॉस्पिटल जाने के लिए अमर कितना मूव कर रहा है? अमर 20 किलोमीटर मूव करता है ईस्ट की तरफ, तो मैंने उसे ईस्ट की तरफ मूव करा दिया। अब वो अपने लेफ्ट दिशा में मुड़ रहा है। कौन सी दिशा में जा रहा है? लेफ्ट में जा रहा है। लेफ्ट में जा रहा है मतलब कि इस डायरेक्शन में जाएगा। कितना जाता है वो? 30 किलोमीटर जाता है अपने लेफ्ट डायरेक्शन में। ठीक है, इसके बाद बोलता है वहाँ से वो दोबारा से एक लेफ्ट टर्न लेता है। जब आप यहाँ से लेफ्ट, कोई नॉर्थ में जाएगा और लेफ्ट टर्न लेगा तो किस तरफ लेना पड़ेगा उसे टर्न? इस तरफ। तो वो अब इस तरफ टर्न लेता है और कितने किलोमीटर जाता है? यहाँ से वो जाता है 20 किलोमीटर। अब हमसे पूछा जा रहा है कि और कहाँ पहुँच जाता है? अपने स्कूल पहुँच जाता है। ये उसका होम है, ये इसका हॉस्पिटल है।
और हॉस्पिटल से वो कहाँ पहुँच जाता है, स्कूल पहुँच जाता है। अब आपसे पूछा जा रहा है कि उसके स्कूल से उसके घर की दूरी कितनी है, यानी कि ये दूरी पूछी जा रही है, ये दूरी इस दूरी के बराबर होगी और ये दूरी कितनी है, 30 किलोमीटर। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, 30 किलोमीटर क्वेश्चन के लिए बिल्कुल सही आंसर है। आगे देखिए अब क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। यहाँ पर भी आपसे चूज वन ऑड पूछा गया है, किसी भी एक ऑड को आपको चूज करके बताना है। यहाँ पर काफ़ी क्लोज नंबर्स के बीच में डिफरेंस है, तो हम डिफरेंस से ही देख लेते हैं इस क्वेश्चन को। चलिए, एल और एन +2 का डिफरेंस है कि नहीं। 12 एल जो है वो 12 टाइम्स में आ जाता है, एन जो है वो 14 टाइम्स में आता है। हो गया। यहाँ पर जे जो है वो 10 बार में आ जाता है और एल जो है वो 12 बार में आता है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, एल से जे की तरफ जाने के लिए -2 हो रहा है और एल से एन की तरफ जाने के लिए +2 हो रहा है। अब देखते जाइए कि क्या ये रिलेशन हर जगह एप्लीकेबल है क्या। आर से टी की तरफ जाना है, +2 हो रहा है, बिल्कुल सही। और आर से पी की तरफ जाने के लिए -2 हो रहा है, ये भी सही है, बिल्कुल डन। एन से पी में देखें तो एन से पी की तरफ जाने में हमारे पास में +2 है, लेकिन एन से के की तरफ जाने में -3 है, -2 नहीं है। आगे एक और चेक कर लेते हैं। चलिए, एफ से एच की तरफ जा रहे हो आप, तो 6 है एफ, एच है 8, +2 है, ठीक है। 6 है एच, एफ जो है वो 6 बार में आता है और डी जो है वो 4 बार में आता है, तो -2 हो रहा है, ये भी सही है। लेकिन जो ऑप्शन सी है यहाँ पर हमें ऑड मिल चुका है, क्योंकि एन और के बीच में -3 का डिफरेंस है, -2 का नहीं है। करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। आगे हमारे पास अब 21 नंबर का क्वेश्चन अच्छे होते हैं स्टेटमेंट और कंक्लूजन वाले। यहाँ पर आपको डायग्राम के थ्रू इन क्वेश्चंस को करना होता है। जब आप डायग्राम के थ्रू इन क्वेश्चंस को करेंगे तो गलती होने के ना चांसेस कम हो जाते हैं और कोई नई बात नहीं होती है। मैं आपको डायग्राम बता देती हूँ किस तरीके से बनता है। कहा जा रहा है कि सभी क्रोज जो हैं वो बर्ड्स हैं, ठीक है। तो सबसे पहले तो बर्ड बनाना पड़ेगा। ये हो गया हमारा बर्ड। सभी क्रोज बर्ड्स हैं, तो क्रोज इसके अंदर आ गई, तभी तो सभी क्रोज बर्ड हो पाएंगे। फिर बोलता है कि ऑल पीकॉक्स आर क्रो, जितने भी पीकॉक्स हैं वो सभी क्रो हैं, तो पीकॉक्स भी इसी के अंदर आ गए। अब हम कंक्लूजन की तरफ जाते हैं। स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग आपने डायग्राम ड्रॉ कर दिया, आप कंक्लूजन की तरफ बढ़ो। ये है अपने क्रो और ये हैं अपने सभी पीकॉक्स। बोलता है कि सभी पीकॉक्स जो हैं वो बर्ड हैं, बिल्कुल सही, सभी पीकॉक्स बर्ड के अंदर आ रही हैं, तो बर्ड्स हैं। कंक्लूजन 1 करेक्ट हो गया, तो 1 को यहाँ लिख लीजिए। नेक्स्ट बोलता है कि ऑल बर्ड्स आर पीकॉक, क्या सभी बर्ड्स पीकॉक है क्या। बड़ा गोला छोटे गोले में समाहित हो सकता है क्या, नहीं हो सकता है, तो कंक्लूजन 2 जो है वो गलत हो गया, कंक्लूजन 1 से फॉलो हो रहा है। ऑप्शन में देख के जहाँ भी कंक्लूजन 1 लिखा है उसको मार दीजिए, करेक्ट आंसर वही है। आगे बढ़ेंगे अब। तो हमारे पास आज के वीडियो में सिर्फ 21 क्वेश्चंस थे, जहाँ पर आपने कुछ स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन देखे, कुछ चूज वन ऑड आउट वाले थे, कुछ सीरीज़ वाले क्वेश्चंस थे, कुछ एनालॉजी के क्वेश्चन, डायरेक्शन के भी हमने एक क्वेश्चन किया, साथ ही सिटिंग अरेंजमेंट का भी क्वेश्चन किया। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम इसी तरीके के बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चंस लेकर के आएंगे, तो आप सभी इन क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करते रहिए। और आपके एग्ज़ाम से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उन सभी टॉपिक्स को हम अलग से वीडियोस में भी कवर करेंगे। ये डेज़ में तो ये क्वेश्चंस चलते ही रहेंगे, साथ के साथ अलग से उनके टॉपिक वाइज भी मैं कोशिश करूँगी कि आपको वीडियोस प्रोवाइड कर दूँ, ताकि आपको एक अप्रोच मिल जाए कि ऑड वाले क्वेश्चंस किस तरीके से होंगे, एनालॉजी वाले क्वेश्चंस किस तरीके से होंगे। इस तरीके से कोडिंग डिकोडिंग का काफ़ी अच्छा वेटेज रहता है यहाँ पर। हालांकि एक भी कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चंस आज नहीं थे आज के वीडियो में, नेक्स्ट वीडियोस में हम उन्हें भी इंक्लूड करेंगे। धीरे धीरे सभी क्वेश्चंस आपके सामने आना शुरू हो जाएगा, तो इन सभी क्वेश्चंस को हम आपको कवर करा देंगे। तब तक के लिए आप हमारे चैनल से जुड़े रहें, ताकि जो भी मैं आपको नया वीडियो प्रोवाइड करूं आप ऑन टाइम उस वीडियो को देख सकें और अपनी प्रैक्टिस को अच्छे से कर सकें एग्जाम के रिगार्डिंग। तो आप सभी को बेस्ट ऑफ लक आपके प्रिपरेशन के लिए। तब तक के लिए स्टे ट्यून। जय हिंद, जय भारत।